कानपुर हिंसा की साजिश सरसौल में रचने की आशंका है। ये देखिए, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सरसौल में साजिश रची गई। हिंसा के बाद सरसौल में किसी से मिलने पहुंचा था हयात, ये जानकारी मिली है। आरोपी जावेद के संपर्क में था सरसौल का शातिर शख्स। मोबाइल का प्रयोग नहीं कर रहा था सरसौल का शातिर शख्स। जावेद के साथ डिजिटल संपर्क नहीं होने की वजह से शातिर गिरफ्त से दूर है। एसआईटी की टीम अब बस्ती जेल में जावेद से पूछताछ कर सकती है। इस बात की जानकारी है कि पूछताछ जावेद से हो सकती है। एसआईटी की टीम अब इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर सकती है कि आखिर वो शख्स कौन है सरसौल वाला जिसके साथ उसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कानपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर साजिशकर्ताओं ने बड़ी स्मार्टली डिजिटल संपर्क नहीं साधा था ताकि उन्हें ट्रेस ना किया जा सके। और देखिए एसआईटी की टीम को यही दिक्कत आ रही है। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी रतीश से लेते हैं। रतीश, जरा समझाइए कि जब डिजिटली एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे, जिसका नया नाम सामने आ रहा है, किस तरीके से ऑपरेट करते थे और कैसे पहुंचा जा सकता है ऐसे शख्स तक जो कि डिजिटली एक्टिव नहीं था? देखिए, कानपुर हिंसा मामले में एसआईटी जब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी की मद्देनजर ये खुलासा हुआ है कि नई सड़क में जिस समय बवाल हो रहा था उसके बाद से चारों ने अपनी लोकेशन को छोड़ा था। मास्टरमाइंड हयात, जफर हाशमी, सूफियान, राहीन और जावेद खान ने। इसके बाद ये घंटाघर में इकट्ठा हुए और सरसौल की तरफ गए थे। सरसौल में एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई है जिसकी पहचान अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और उसके बाद ही इन्होंने कानपुर की लोकेशन को छोड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डिजिटली किस तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ गया था इस व्यक्ति के साथ। और ये भी बात निकल करके सामने आ रही कि गाड़ी से जब ये लोग सरसौल पहुंचे थे तो जावेद खान ने ही इससे केवल बातचीत करी है और उसके बाद ये आगे बढ़ गए। 10 मिनट की मुलाकात के बाद आगे बढ़ गए, अपनी लोकेशन को चेंज किया। पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, गहनता से जांच हो रही है और आने वाले वक्त में और कुछ खुलासे भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया रतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एसआईटी की टीम अब बस्ती जेल में जावेद से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके आधार पर अब पूछताछ होगी। कौन है वो शख्स सरसौल वाला जिसके साथ साजिश को लेकर चर्चा की गई थी, क्योंकि आशंका जाहिर की जा रही है कि सरसौल का कोई शातिर शख्स था जिसके साथ मिलकर प्लान तैयार किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आज सीएम योगी के कार्यक्रम की कर लेते हैं। आज सीएम योगी वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचने वाले हैं। सीएम वाराणसी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, साथ ही पीएम मोदी के संभावित दौरों की तैयारियों पर समीक्षा करने वाले हैं। पीएम मोदी जुलाई के पहले हफ्ते में काशी पहुंचेंगे। सीएम विकास परियोजना, कानून व्यवस्था पर भी बैठक करेंगे। इसके अलावा भी सीएम योगी के कई कार्यक्रम हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री यहां जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे, साथ ही चाइल्ड केयर का भी निरीक्षण कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर जाने की भी खबर है। तो देखिए 2 दिनों का ये दौरा होगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। आज से सीएम योगी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है। वाराणसी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं सीएम। साथ ही साथ जानकारी है कि पीएम मोदी का दौरा यहां पर आने वाले समय में हो सकता है। तो ऐसे में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर भी संभवतः चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। विकास परियोजनाओं, कानून व्यवस्था पर भी बैठक होने वाली है। तो बाबा के धाम में योगी प्रणाम होगा। बाबा के धाम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और चलिए जरूरी जानकारी आपको उनके दौरे से जुड़ी कुछ दे देते हैं। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। साथ ही आपको बताएं कि बाबा विश्वनाथ धाम भी पहुंचने का कार्यक्रम है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी सहयोगी नीतीश से लेते हैं। नीतीश, ग्राउंड पर किस किस तरीके की इनपुट आ रही है, कहां कहां तैयारी दिखाई दे रही है, बताइए। अगर तैयारियों की बात करें तो सीएम 2 दिवसीय दौरे पर शाम 4 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और शाम 4 बजे से जो आधिकारिक हलचल है वो पूरी तरह से तेज दिखाई देगी। उसके बाद जो यहाँ पर समीक्षा बैठक है वो लेंगे। समीक्षा बैठक लेने के बाद
अर्दली बाजार के मेगा किचन और चाइल्ड केयर सेंटर का निरीक्षण करेंगे। बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे, बाबा विश्वनाथ धाम में जाएंगे, बाबा विश्वनाथ धाम में जाकर बाबा की पूजा करेंगे, विश्वनाथ धाम का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वापस फिर सर्किट हाउस में आ जाएंगे और रात्रि विश्राम के साथ ही कल यहां से रवाना हो जाएंगे। तो अभी तक का कार्यक्रम यह है, लेकिन आपको बता दूं कि जुलाई माह में संभावित दौरा है देश के प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में। तो कहा यह जा रहा है कि उस दौरे के मद्देनजर जिन जिन परियोजनाओं पर काम हो रहा है और जो जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं उनकी स्थिति को भी सीएम जो अधिकारी हैं उनसे जानेंगे। तो आज का ये दौरा सीएम का वाराणसी दौरा अहम है। अहम इसलिए कि अगर प्रधानमंत्री वाराणसी आते हैं तो उनके आगमन के संभावित दौरे की तैयारियां कैसी हैं इसको जांचेंगे और इसके साथ ही कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक और विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण और दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम है। तो सीएम का इंतजार है, अधिकारी तैयार हैं। आपको बता दें कि कई परियोजनाओं पर जहां पर काम चल रहे हैं वहां की कमियों को लेकर भी अधिकारी पूरी रात मंथन कर रहे थे। अधिकारियों में हलचल है, यहाँ की जो फाइलें हैं उनको टटोला जा रहा है कि सीएम कोई कमियां बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं किसी अधिकारी को डांट न पड़ जाए। लिहाजा यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं वो फाइलों को पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। तो अब सीएम 4 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और देखना यह होगा कि समीक्षा बैठक में क्या निकल कर आता है कानून व्यवस्था को लेकर और इसके साथ ही आने वाली जो बारिश है, बारिश में जो इंतजाम है शहर के, चूंकि जिस तरह से बारिश हुई और बारिश में जिस तरह से जल जमाव की समस्या उत्पन्न हुई, तमाम तरह के नाले की सफाई से लेकर बहुत सारे दावे किए गए। तो उन सारे मुद्दों पर सीएम का अगला निर्देश क्या होता है जी बिल्कुल वो देखना होगा और जब पहुंचेंगे वाराणसी उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपके जरिए देखेंगे। नीतीश, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि घर का मालिकाना हक देने में जुटी योगी सरकार इस मामले में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। आज यूपी के 10 लाख से ज्यादा लोगों को सौगात मिलेगी। 10 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को सीएम आज घरौनी प्रमाण पत्र देने वाले हैं। स्वामित्व योजना के तहत सीएम योगी घरौनी प्रमाण पत्र देंगे। आपको ये भी बता दें कि सरकार के इस कदम से न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवाद कम होंगे, बल्कि ग्रामीणों को बैंकों से लोन मिलने में भी अब आसानी हो जाएगी। दरअसल यूपी सरकार स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जिलों में घरौनियां तैयार कर रही है, जिसके लिए 1,10,313 गांवों को चिन्हित किया गया है। बिल्कुल, इस योजना के दायरे में आने वाले लोगों को क्या सहूलियत होगी, क्या सोच करके इस योजना में किन किन लोगों को शामिल किया गया है, ये सब कुछ समझेंगे डिटेल हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा से। तो बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, ग्रामीण शामिल हो रहे हैं, जिन्हें ये सौगात दिया जाएगा। क्या क्या राहत और सहूलियत होगी लोगों को शैलेश इस प्रमाण पत्र से? बिल्कुल, देखिए हम जानकारी भी देंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़ारा दिखाते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर क्या तस्वीर इस समय लोक भवन से सामने आ रही है। ये हमारे पीछे की तरफ ये आप देख सकते हैं लोक भवन है, एक तरफ विधानसभा और एक तरफ ये लोक भवन, जहां पर आज ये भव्य कार्यक्रम होगा। और पूरे इस रोड को अगर आप देखेंगे तो जगह जगह इस कार्यक्रम से जुड़े हुए होल्डिंग जो हैं वो भी पटे हुए हैं। और अगर बात करें आज के कार्यक्रम की तो देखिए 10,81,062 यानी करीब 11 लाख लोगों को आज उनके घरौनी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। और अगर बात करें, ये देखिए छठा चरण है, इससे पहले जो 5 चरण हुए उसमें 23 लाख से ज़्यादा लोगों को घरौनी प्रमाण पत्र दिए गए। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को शुरू किया था, जिसके बाद दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में 23 लाख से ज़्यादा को घरौनी प्रमाण पत्र दिया जा चुका है और आज करीब 11 लाख को ये घरौनी प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। देखिए प्रदेश के तमाम ज़िलों से यहाँ पर वो लोग भी पहुँचे हैं जिनको आज घरौनी प्रमाण पत्र दिए जाने हैं। और वो सामने जो लोक भवन का गेट आप देख रहे हैं, ये गाड़ियों की जो कतार आप देख रहे हैं अधिकारियों को, देखिए बीच में एक बस आ गई इस वजह से। और ये जो बस आप देख रहे हैं, देखिए इसमें भी उन लोगों को बुलाया गया है जो आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देखिए बसों में लोग आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं इससे जुड़े हुए, और यहाँ पर अगर हो सकती है घरौनी प्रमाण पत्र का वितरण जो है, बिल्कुल देखिए हम बातचीत का सिलसिला करेंगे। आइए अपने कैमरा सहयोगी हरिओम से हम कहेंगे और देखते हैं इन लोगों से बात करके। और यहाँ पर इन लोगों को आज बुलाया गया है, बातचीत करते हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये लोग भी। भैया आप लोग भी घरौनी वाले कार्यक्रम के लिए आए हैं? हाँ हाँ, आप लोग को भी मिलना है? जी जी। हम अपने
कैमरा सहयोगी साथ बस के अंदर ही चलते हैं और बिल्कुल। बातचीत करते हैं। बिल्कुल जी दादा, हमारे क्या नाम सहयोगी है? देखिए लाभार्थियों से सीधी कहाँ बात से आए हैं? इब्राहिमपुर कला से। तो आज आपको भी प्रमाण पत्र मिलेगा। जी तो कितना खुश हैं? अपनी जमीन का कागज मिलने वाला है। हाँ, हम बहुत खुश हैं। क्या लगता है कितना फायदा होगा? फ़ायदा होगा, किस तरह से? कॉलोनी मिलेगी, उसमें लोन भी मिल सकता है, सब अपनी ज़मीन अपने चलिए, कब्जे में जानकारी तो रहेगी। है नहीं, शैलेश। आपका नाम? खड़े हो जाइएगा आप, क्योंकि सीट के पीछे आ रहे हैं। जी बताइए, आप कहाँ से आए? इब्राहिमपुर कला मुर्तजा नगर आपको भी आज कागज मिलने वाला कल जमीन? मिलेगा। कितना खुश हैं अंदर? नहीं खुश तो हैं। जी गाँव वाले क्या कह रहे बताइए, हैं? पहले एक डर लगा रहता होगा जमीन को लेके, अब वो डर भी खत्म हो जाएगा। नहीं आज तक वो पुश्तैनी जमीन का कोई कागज ही नहीं था उसका। जी आज तक पुरखों से न जाने कई पीढ़ियों से चला है, जिसका कोई प्रमाण ही नहीं था, जी। और आज प्रमाण मिल रहा है। तो इसके बाद कितनी सहूलियत देखते हैं? इसके बाद सहूलियत होगी, कितना फायदा आपको? अब उसे वो घरौनी जो मिल जाएगी, हम लोगों को तो लोन लेना होगा, लोन ले लेंगे, कर्ज लेना होगा, कर्ज ले लेंगे। जी सुविधा तो है ही है। हैं? तो आपने सुना इन लोगों को, देखिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि बस चल चुकी है, यहाँ से जाम लग रहा था। जी आप खड़े होइएगा भाई साहब। जी क्या नाम है आपका? आलोक श्रीवास्तव। आपको भी कागज मिल रहा है? नहीं, हम लेखपाल अच्छा, हैं। इन लोग को लेके आए लेखपाल जी, साहब? जी। कितने लोग को लेके आ रहे हैं आप? हमारे बस में 28 लोग हैं, 28। 3 लेखपाल हम हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र से कुल कितने लोग? हमारे क्षेत्र से 9 लोग हैं। 9 लोग। जी तो आप तो लेखपाल हैं, सारी जमीनों का हिसाब किताब लेखा जोखा सब रखते ही हैं आप लोग किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी योजना को? कितना फायदा है? आप मान के चलिए 80% मुकदमे खत्म हो जाएंगे जी इस विवाद से, क्योंकि अभी तक हम खेत की खतौनी देते थे, घर का कोई नक्शा नहीं होता था। आए दिन विवाद, हमारी नाली यहाँ, अब हमने सबका डायरेक्शन, सबकी चौहद्दी ड्रोन कैमरा से बाकायदा। ठीक है, यानी कि उसमें शैलेश कोई बहुत सारी मतलब त्रुटि भी नहीं समस्याएं हो हैं जिसका निपटारा हो जाएगा, जो खत्म हो जाएगी। और देखिए लोगों में वो खुशी, वो उत्साह दिखाई भी दे रहा है जब उनको घरौनी का प्रमाण पत्र आज सीएम खुद सौंपेंगे। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आगरा से आपको बता दें, ब्लॉगर रितिका सिंह हत्याकांड में बड़ी जानकारी है। फ्लैट नंबर 404 में रितिका और उसका पार्टनर 2.5 महीने पहले शिफ्ट हुए थे। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराए पर यह फ्लैट लिया गया था। देखिए एक और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस ने पति आकाश गौतम और 2 महिला को किया है गिरफ्तार। लिव इन पार्टनर विपुल अग्रवाल भी हिरासत में है। आकाश के साथ 5 लोगों ने कल सुबह 10:36 पर फ्लैट में एंट्री ली थी और पुलिस को अन्य दोनों साथियों की भी तलाश है। 5 लोग बताए जा रहे थे। देखिए अब धीरे धीरे ये मामला थोड़ा खुलते जा रहा है। सोसाइटी के गार्ड के रजिस्टर में गाड़ियों और मोबाइल की डिटेल्स भी मौजूद है। फ्लैट 404 में हत्या की गई और बताया जा रहा है कि इस फ्लैट में जब रितिका अपने पार्टनर के साथ शिफ्ट हुई तो इसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले से जुड़ी ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे एक फैशन ब्लॉगर रितिका अपने फैशन और अच्छी खासी फॉलोइंग है, 44,000 के करीब फॉलोअर्स है रितिका के। दिन दहाड़े रितिका की मर्डर की खबर आती है, पूरा आगरा चौंक जाता है। उसके बाद जब जांच आगे बढ़ती है तो एक एक करके सबूत मिलते हैं और 2.5 साल से साथ रहते थे। और अब जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसने कई परतों को खोल करके रख दिया है, कई सवालों को सामने रख दिया है कि ये इतना उलझा पेचीदा मामला कैसे प्रकाश में आया। जहां रितिका एक तरफ रहती थी अपने लिव इन पार्टनर के साथ और अपने पति को छोड़ करके रहती थी, और पति का आना साथियों के साथ मर्डर की ये सीसीटीवी फुटेज। नितिन, अब और कितनी क्लैरिटी आई है इस पूरी कहानी में? देखिए लगातार परत दर परत ये पूरा जो मामला है वो खुलता जा रहा है। और देखिए ये जानकारी सामने आई है, ये जो फ्लैट है वो एक निजी चैनल के पत्रकार का फ्लैट है जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी और उसने बिना पुलिस वेरिफिकेशन कराए इस पूरे फ्लैट को किराए पर दे रखा था। बताया जा रहा है जो यहाँ जो लोग हैं, गार्ड हैं, उनसे बात हुई है कि पिछले 2.5 से 3 महीने पहले ही विपुल और उसकी जो लिव इन पार्टनर थी जो इस दुनिया में नहीं है, रितिका, साथ यहाँ रहना शुरू किया था। हालांकि वो साल 2018-19 के करीब एक दूसरे से फेसबुक के जरिए उन्होंने दोस्ती गांठना शुरू किया था और मोहब्बत इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों ने एक साथ रहना शुरू किया। और अब इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें जो उसी समय मौके पर अरेस्ट हुए हैं, जिसमें आकाश गौतम जो उसका पति है, उसके साथ 2 महिलाएं हैं वो, और विपुल अग्रवाल से भी चूंकि वो घटनास्थल पर मौजूद था, साथ में मौजूद था, पुलिस ने उसको भी हिरासत में लिया है।
पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ब्लॉगर जो फैशन, फूड, ट्रैवलिंग के वीडियो डालती थी, उसके जरिए वो आमदनी हुआ करती थी और उससे वो कहीं ना कहीं वो अपना पूरा परिवार चला रही थी। और इसमें ये कहा गया है कि आकाश गौतम चूँकि बेरोजगार था, आकाश गौतम एक कंसल्टेंसी फर्म चलाता था, लेकिन उसका काम धंधा बंद था। इसकी वजह से वो आए दिन दोनों में कहा जाए रिलेशन ख़राब होते गए। इसी बीच विपुल अग्रवाल की एंट्री होती है। फिरोजाबाद में वो किसी बताते हैं कि निजी फर्म में, एक कॉलेज में वो टीचिंग भी टीचिंग का काम भी करती थी, लेकिन कुछ महीनों से वो आगरा में आकर रहना उसने शुरू कर दिया था। और अब जिस तरीके से इंस्टाग्राम पर उसकी प्रोफाइल को अगर आप रितिका की देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो मॉडलिंग भी किया करती थी। तो कुल मिला के इस तरीके से गाजियाबाद में रहने के दरमियान नगला झम्मन का जो आकाश गौतम है टूडला का, और वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए। और जिस तरीके से रितिका के पिता और उनके परिवारीजनों का कहना है कि प्रेम जाल में मेरी बेटी को फंसा लिया, प्रेम विवाह किया, उसके बाद साथ रहने लगे। और इसी बीच 2018-19 के करीब फेसबुक के जरिए विपुल अग्रवाल पेशे से अधिवक्ता है, उसके पिता सीए हैं और तो फाइनेंस से जुड़े हुए तमाम कामों करता है। 2009 में उसकी शादी हुई है और उसकी पत्नी भी एक डेंटिस्ट है, उसका एक बेटा भी है। तो कुल मिला के उसने भी कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को छोड़ दिया और दोनों साथ रहने लगे। कम से कम उससे अब ये मामला थोड़ा खुलते जा रहा है। आगे अब इसमें और क्या खुलासे होते हैं ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। करेंगे जहां एलडीए के पूर्व अभियंता, मुख्य अभियंता और लखनऊ मंडल आयुक्त के बीच तकरार तेज हो चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुख्य अभियंता इंदु शेखर सिंह ने मंडल आयुक्त और एलडीए के अध्यक्ष रंजन कुमार पर कई और भी आरोप लगाए हैं। मंडल आयुक्त रंजन कुमार पर 218 करोड़ से जनहित के काम अटकाने का आरोप लगा दिया है। इंदु शेखर सिंह ने कहा कि 218 करोड़ के कामों में सीजी सिटी, गोमती नगर एक्सटेंशन, वसंत कुंज योजना, शारदा नगर की सड़क, बांध रोड, पंपिंग स्टेशन शामिल है, जो कि किसी एक एंड से अटके हुए हैं। अवस्थापना निधि से कराए जाने वाले कामों का प्रस्ताव 8 महीने पहले तैयार किया गया था। कमिश्नर पर 3 महीने के बाद इन फाइलों को लौटाने का भी आरोप लगाया। इंदु शेखर सिंह ने कहा कि मंडलायुक्त के नाम पर राज्य संपत्ति विभाग ने बटलर पैलेस में A3 आवास पर आवंटन किया था। कुल मिलाकर इंदु शेखर ने लंबी चौड़ी एक फहरिस्त पेश कर दी है। अपने ही सीनियर ऑफिसर के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि बहुत सारी चीजें अटकाई गई, लटकाई गई। क्या है जानकारी डिटेल में, पर्दे के पीछे भी क्या चल रहा है ये समझेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा से। शैलेश, ये क्या चल रहा है, कहां कौन कौन से आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें चाहे बात की जाए जो पूर्व मुख्य अभियंता इंदु शेखर सिंह या फिर बात की जाए लखनऊ के मंडलायुक्त और एलडीए के अध्यक्ष रंजन कुमार की, दोनों के बीच में जो ये वॉर शुरू हुआ है इस समय एक दूसरे के खिलाफ बोलने का। खासतौर से देखिए, इंदु शेखर सिंह ने तो पूरा मोर्चा खोल दिया है अब लखनऊ के कमिश्नर के खिलाफ, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं देखिए इस आरोपों के माध्यम से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि उनको जो हटाया गया है उसके पीछे वजह है लखनऊ के मंडलायुक्त, और उसके पीछे वजह है मंडलायुक्त के आदेशों का पालन न करना, उनके आवास को लेकर जो उन्होंने काम किया था वो ना करना, और यही वो साबित करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। तमाम कागजात भी अब एक एक करके सामने आ रहे हैं, जिसमें एक अब जो उन्होंने जानकारी सामने आई है वो ये कि पूर्व चीफ इंजीनियर का कहना है कि 218 करोड़ के जनहित के काम थे जिनको मंडलायुक्त ने लटकाया हुआ था 8 महीना पहले। इससे जुड़े प्रस्ताव गए, लेकिन 3 महीने बाद इसकी फाइलों को लौटा दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए उन्होंने कई और आरोप लगाए हैं कि जो यहाँ पर बैठकें होनी चाहिए उसमें अवस्थापना के सिलसिले में वो साल में 2 बैठक अनिवार्य है, लेकिन उन बैठकों को भी नहीं किया गया जब से यहाँ एक भी बैठक नहीं की। तो इस तरह के जो आरोप है, गंभीर आरोप को लगा रहे हैं, लेकिन एक सवाल देखिए उठता है कि आखिर ये खामियां अब क्यों निकल कर आ रही हैं, जबकि आपको हटाया गया, रिटायरमेंट एक हफ्ते बाद है, आखिर क्यों नहीं? दिखता है कि इंदु शेखर के पास अब खोने का कुछ खास डर नहीं है। ऐसे में ये पोल खोल में कितनी सच्चाई है और विभागों की सच्चाई है या नहीं, ये तमाम बड़े आरोप गंभीर विषय हैं। देखते हैं इनमें आगे क्या एक्शन लिया जाता है या फिर ठंडे बस्ते में ये पूरा मामला चला जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।